आपका स्वागत है। हाँ। भारत में अंग्रेजों का आगमन इतिहास का वो मोड़ है जिसने इस उपमहाद्वीप की तकदीर ही बदल दी। हाँ। कहानी सुनने में तो बड़ी सीधी लगती है। व्यापारी आए और शासक बन गए, लेकिन क्या ये सफर वाकई इतना सीधा था? क्या ये सिर्फ हालात का नतीजा था या इसके पीछे एक गहरा सोचा समझा मंसूबा था? स्रोत सामग्री हमें इसी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना महज व्यापार करने का एक मौका था जो बाद में राजनीतिक लालच में बदल गया, या ये शुरू से ही भारत को एक कॉलोनी बनाने की एक लंबी सोची समझी साजिश थी? मेरा मानना है कि ये एक सुनियोजित और धोखेबाज योजना थी जिसे व्यापार के नकाब के पीछे बड़ी चालाकी से छिपाया गया था। और मैं ये पक्ष रखूंगा कि ये साजिश नहीं बल्कि व्यापारिक लालच और बदलती परिस्थितियों का एक नतीजा था। एक ऐसी कहानी जिसमें इरादे से ज्यादा मौकों ने बड़ी भूमिका निभाई। देखिए, मेरा तर्क इस बात पर आधारित है कि अंग्रेजों ने भारत आने से पहले ही अपना पूरा होमवर्क कर लिया था। उन्होंने पुर्तगालियों और डचों की सफलता और उनकी गलतियां दोनों से सीखा था। जब जॉन मिल्टन हॉल जैसे लोग भारत से बेहिसाब दौलत लेकर इंग्लैंड पहुंचे तो वहां के व्यापारियों में एक होड़ सी मच गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने रानी एलिजाबेथ प्रथम से सिर्फ व्यापार की इजाजत नहीं मांगी, उन्होंने भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार मांगा, एक मोनोपोली। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब साफ था कि वो भारत की दौलत में किसी और को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते थे। और तो और उस चार्टर ने कंपनी को सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि अपनी सेना रखने, किले बनाने और कानून लागू करने तक का हक दे दिया। अब आप ही बताइए, ये एक व्यापारिक कंपनी का चार्टर था या एक छोटी मोटी सरकार का? यहीं से उनके इरादे एकदम साफ हो जाते हैं। उनका वो नारा टेरिटरी नॉट ट्रेड, यानी व्यापार क्षेत्र नहीं, वो सिर्फ मुगल शासकों और भारतीय राजाओं को भुलावे में रखने के लिए था। असल में वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। साफ है कि उनका शोषण सीधा नहीं था बल्कि कानून और संधियों के नरम मलमल में लिपटा हुआ एक धारदार हथियार था। ये एक लंबी योजना की निशानी है, अचानक पैदा हुए लालच की नहीं। मैं इस नज़रिए से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे ये एक ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह लगता है जिसे हम आज पीछे मुड़कर देख रहे हैं। असलियत ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ व्यापारियों का एक ग्रुप था जिनकी पहली प्रेरणा भारत पर कब्जा करना नहीं बल्कि पुर्तगालियों और डचों की दौलत देखकर हुई एक तरह की जलन थी। वो बस उस मुनाफे का एक हिस्सा चाहते थे। अगर ये इतनी बड़ी सोची समझी साजिश होती तो उनके शुरुआती कदम इतने कमजोर और गिड़गिड़ाने वाले क्यों थे? कैप्टन हॉकिंस 1608 में जब जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो वह एक विजेता की तरह नहीं बल्कि एक फरियादी की तरह पहुंचा था। उसे सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिल भी गई, लेकिन दरबार में मौजूद पुर्तगाली लॉबी के दबाव में जहांगीर ने वो इजाजत रद्द कर दी। एक ताकतवर साजिश करने वाली कंपनी इस तरह बेइज्जत होकर वापस नहीं जाती है ना। उन्हें तो भारत में पैर जमाने के लिए पहले से मौजूद यूरोपीय ताकतों से लड़ना पड़ा। 1612 में सावाली की लड़ाई कोई साम्राज्य बनाने की पहली सीढ़ी नहीं थी, वो अपने अस्तित्व और व्यापार करने के हक की लड़ाई थी। अनियोजित विकास की कहानी है। उन्हें मौके मिलते गए और वो उनका फायदा उठाते गए। साम्राज्य बनाना उनका शुरुआती प्लान नहीं था, ये उस सफर का एक नतीजा था, शायद बाद में चाहा गया नतीजा। आपने उनके चार्टर और एकाधिकार की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। क्या ये आपको अजीब नहीं लगता कि एक व्यापारिक कंपनी अपनी सेना रखने का अधिकार मांग रही है? ये तो साफ तौर पर दिखाता है कि वो सिर्फ मसाले और कपड़े बेचने खरीदने नहीं आए थे। वो जानते थे कि असली ताकत जमीन पर कब्जे से आएगी और उसके लिए सैन्य बल जरूरी है। और एकाधिकार की मांग ये साफ करती है कि वो भारत को ऐसी सोने की चिड़िया मानते थे जिसे वो किसी के भी साथ बांटना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या उस दौर में हर यूरोपीय व्यापारिक कंपनी एकाधिकार नहीं चाहती थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब मोनोपोली पर ही तो चल रही थी। इसे साजिश का सबूत मानना क्या थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? ये तो उस दौर की एक स्टैंडर्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी थी, अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को खेल से बाहर रखने के लिए। ये मोनोपोली भारतीय शासकों के खिलाफ नहीं थी बल्कि पुर्तगालियों और डचों के खिलाफ थी। अगर उनके इरादे इतने बड़े थे और उनके पास अपनी सेना रखने का अधिकार था भी, तो फिर वो जहांगीर के दरबार में इजाजत के लिए सालों तक इंतजार क्यों कर रहे थे?
उनकी शुरुआती हरकतें एक बड़ी योजना को नहीं बल्कि एक ऐसी कंपनी को दिखाती हैं जो एक ताकतवर साम्राज्य के सामने अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। वो बस मौका तलाश रहे थे। चलिए उनके तरीकों की बात करते हैं। वो मौका तलाश नहीं रहे थे, वो मौका बना रहे थे। स्रोत हमें बताता है कि भारतीय उन्हें पुर्तगालियों से कम खतरनाक मानते थे। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली धर्म को लेकर बहुत खट्टर थे और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे। अंग्रेजों ने इस बात को समझा। उन्होंने देखा कि पुर्तगालियों की यही कट्टरता उनके खिलाफ गई। इसलिए उन्होंने शुरू में बहुत ही शांति से सबके साथ अच्छा बनकर भारत में अपनी जगह बनाई। वो जानते थे कि जहर को मीठा बनाकर ही पिलाया जा सकता है। ये उनकी शांत रहकर जड़े जमाने की एक सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने अपनी असली ताकत, अपनी औकात, जैसा कि स्रोत में लिखा है, वो तभी दिखाई जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। ये एक शिकारी की तरह हाथ लगाकर सही वक्त का इंतजार करना है, न कि हालात के हिसाब से बदलना। मैं इसे रणनीति के बजाय एक जरूरत या मजबूरी की तरह देखता हूं। आप जब किसी नई और ताकतवर जगह पर जाते हैं जहां आपसे पहले भी कई खिलाड़ी मौजूद हैं, तो आप लड़ाई झगड़े से शुरुआत नहीं करते। ये तो कॉमन सेंस है। स्थानीय लोगों और शासकों से अच्छे रिश्ते बनाना किसी भी व्यापार की पहली शर्त होती है। वो पुर्तगालियों की गलतियों से सीख रहे थे। ये उनकी समझदारी थी, साजिश नहीं। कोई भी व्यापारी धार्मिक कट्टरता दिखाकर अपने बिजनेस को खतरे में क्यों डालेगा भला? ये व्यावहारिकता थी। जहां तक उनके असली चरित्र की बात है, वो तब सामने आया जब उनके पास शक्ति और अवसर दोनों आ गए। जब औरंगजेब की मौत के बाद नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने मुगल सत्ता को दिल्ली में ही सिमेट दिया और मराठे, सिख और निजाम जैसी क्षेत्रीय ताकतें सिर उठा रही थीं, तब भारत में एक राजनीतिक खालीपन, एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया। अंग्रेजों ने बस उस खालीपन को भरा। ये चरित्र शायद हमेशा से था, लेकिन इसे लागू करने की योजना शुरू से नहीं थी। और जब हम उनके इन तरीकों की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि क्या ये तरीके सिर्फ व्यापार के लिए थे या यहीं से उनके राजनीतिक इरादे साफ होने लगे थे। 1612 का स्वाली का युद्ध इसी सवाल का जवाब देता है। आप इसे सिर्फ एक व्यापारिक लड़ाई बता रहे हैं, पर मैं इसे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मानती हूँ। उस लड़ाई में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हराने से सिर्फ अंग्रेजों का व्यापार सुरक्षित नहीं हुआ, बल्कि जैसा कि हमें दस्तावेजों से पता चलता है, मुगल दरबार में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। जहांगीर और मुगल अधिकारियों को पहली बार लगा कि समुद्र में पुर्तगालियों को भी कोई चुनौती दे सकता है। अंग्रेजों ने उसी दिन ये सबक सीख लिया था कि भारत में अगर टिकना है तो सिर्फ व्यापार से काम नहीं चलेगा, सैन्य ताकत दिखानी पड़ेगी। ये वो लम्हा था जब एक ट्रेडिंग कंपनी ने एक साम्राज्य की तरह सोचना शुरू कर दिया। सूरत बंदरगाह पर कब्जा करना केवल एक व्यापारिक चौकी बनाना नहीं था, वो अपनी ताकत का प्रदर्शन था। मैं मानता हूं कि स्वाली की लड़ाई एक बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन मैं आपके नतीजे से सहमत नहीं हूं। उसका फौरी मकसद पूरी तरह से व्यापारिक था। सूरत में अपनी फैक्ट्री को पुर्तगाली खतरे से बचाना। हाँ, इससे उनकी इज्जत बढ़ी, उन्हें सर थॉमस रो को राजदूत बनाकर भेजने में मदद मिली, लेकिन इसे साम्राज्यवादी योजना का सबूत मानना, यह इतिहास को बहुत सरल बनाना होगा। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। अगर 1612 में ही उन्होंने साम्राज्य बनाने की ठान ली थी, तो फिर उन्होंने औरंगजेब की मौत तक, यानी लगभग 100 साल तक इंतजार क्यों किया? वो चुपचाप व्यापार करते रहे। वो तब तक शांत रहे जब तक मुगल सल्तनत ताकतवर थी। उनका असली राजनीतिक खेल तो 1740 और 1750 के दशक में शुरू हुआ, जब भारत की राजनीतिक जमीन पूरी तरह बदल चुकी थी। ये एक अप्रत्याशित अवसर का फायदा उठाना था, न कि 100 साल पहले बनाई गई किसी योजना को लागू करना। इसे आप ऐसे देखिए कि एक चोर चोरी करने आया था, लेकिन घर को खाली और दरवाजे को खुला पाकर उसने पूरे घर पर ही कब्जा कर लिया। इरादा चोरी का था, कब्जे का नहीं। संक्षेप में कहूं तो मेरा पक्ष यही है कि एक ऐसी कंपनी जिसे अपने चार्टर में ही सेना रखने, जंग छेड़ने और संधि करने का अधिकार मिला हो, उसकी नीयत पर शक करना लाजमी है। एकाधिकार की मांग, सैन्य शक्ति का शुरुआती प्रदर्शन और व्यापार क्षेत्र नहीं जैसे भ्रामक नारे, ये सब एक लंबी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा की तरफ इशारा करते हैं, जिसे उन्होंने बड़ी चालाकी से सही मौके के इंतजार में छिपाए रखा।
और इसके उलट मेरा मानना है कि अंग्रेज एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आए थे जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था, ठीक अपने दूसरे यूरोपीय प्रतिद्वंदियों की तरह। भारत की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां, मुगल साम्राज्य का पतन और क्षेत्रीय ताकतों के आपसी टकराव ने उन्हें ऐसे मौके दिए जिनकी उन्होंने शायद शुरू में कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने उन मौकों का फायदा उठाया और धीरे धीरे एक व्यापारिक ताकत से राजनीतिक ताकत बन गए। ये एक सोची समझी साजिश से कहीं ज्यादा हालात का नतीजा था। आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि अंग्रेजों के शुरुआती इरादों को किसी एक नजरिए से देखना शायद मुमकिन नहीं है। चाहे ये एक सोची समझी साजिश हो या मौकों का नतीजा, इसका अंतिम परिणाम भारत के लिए गुलामी का एक दर्दनाक और विनाशकारी दौर था। बिल्कुल, और शायद इस बहस से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि नियत और नतीजा दो अलग चीजें हो सकती हैं। एक कंपनी मुनाफे के लालच में शुरू होती है, लेकिन जब उसे बेहिसाब राजनीतिक और सैन्य ताकत मिल जाती है तो वो एक साम्राज्य से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि क्या है कि उस पर किसी देश या संसद की लगाम नहीं होती। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हमें यही सिखाती है, और इस विषय की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए स्रोत में और भी बहुत कुछ है।